वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 2 का सेक्शन डी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यूज प्रोडक्ट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से जो आप मैट्रिक्स बनाएंगे वो ये वाली मैट्रिक्स बनेगी 1 -1 2। ये देखिए ध्यान से। ओके, चलिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि हम इस बात को कैसे यूज करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या वैल्यूज आएंगी? -2, -9, +12। ओके, अब इसी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम के साथ होगी, तो हम क्या लिखेंगे? 0, -2, +2। सिमिलरली थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 3 -4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम सेकेंड रो लेंगे, ये वाली। इसकी फर्स्ट से, सेकेंड से और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या क्या टर्म्स आएंगी? 0 + 18 -18, 0 + 4 -3, 0 - 6 प्लस का 6, -6 -18 + 24। ये कब वैल्यू आएगी? जब आप थर्ड रो लेंगे। ओके, अब सेकेंड कॉलम के साथ 0 - 4 + 4 और थर्ड कॉलम के साथ 3 + 6 -8। इन सभी नंबर्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1। ये देखिए, ये टर्म्स कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएंगी। ये 0 बन गया है, ये 0 बन गया है, ये भी 0 बन गया है। ओके, और यहाँ पर भी ये 24 और ये माइनस का 24। कुल मिलाकर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब आप एक बात बताइए, आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, इस बात का क्या मतलब है? कि ये दोनों ही मैट्रिसेस एक दूसरे का इन्वर्स हैं। इस केस में ये वाली मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। ओके, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या है? ये है हमारे पास। इसे हम कैसे लिखेंगे? ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और हमने ये मैट्रिसेस लिख ली हैं, ए बी और एक्स। ए का डिटरमिनेंट तो हमें कैलकुलेट करना ही पड़ता है। ये आ गया -1, नॉन सिंगुलर। अब इस केस में आपको ना तो कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको इससे मल्टीप्लाई करने से आई आ चुका है। इट मीन्स ये है ए का इन्वर्स। ओके, ऐसा किस लिए पॉसिबल हुआ? ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इन मैट्रिसेस से जो, इन इक्वेशंस से जो मैट्रिक्स बनती है वो ये वाली है। ओके, अब हम इस ए इन्वर्स की बी के साथ यानी 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या आएंगी? देखिए, यहाँ भी वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसा करने से एक एलिमेंट आएगा यानी -2 + 2। फिर सेकेंड रो की मल्टीप्लाई होगी तब 9 + 2 -6, 6 + 1 -4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 0 5 3। ये आ गई है हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़, यानी एक्स है 0, वाई है 5 और जेड की वैल्यू है 3। ओके, इसी के साथ ही क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दो लाइंस के बीच का फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमें a1 a2 और b1 b2 की ज़रूरत होती है, वो हम इन इक्वेशंस से लेकर आएंगे। यहाँ पर a1 क्या होगा? ये पासिंग पॉइंट, इनका साइन आप चेंज करें और साथ में आई जे के लगा दें, -i -j -k। ओके, ये है a1। a2 के लिए 3i + 5j + 7k, साइन चेंज करना है और आई जे के लगाना है, याद रखना। उसके बाद b1 की वैल्यू यहाँ से 7 - 6 और 1, 7i - 6j + k। और b2 की वैल्यू यहाँ से i - 2j + k। ओके, नाउ a2 - a1। a2 में से हम a1 को माइनस करेंगे, a2 - a1। यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 4i + 6j
प्लस 8 की। और B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐसे डिटर्मिनेंट आई जे के B1 के कोफिशिएंट्स 7 माइनस 6 और 1 वो आपको यहाँ लिखने हैं। B2 के कोफिशिएंट्स हैं 1 माइनस 2 और 1, ये वाले 1 माइनस 2 और 1 आपको यहाँ लिखने हैं। इस डिटर्मिनेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस 6 प्लस 2 माइनस जे 7 माइनस 1 प्लस के माइनस 14 प्लस 6 यानी माइनस 4i माइनस 6j और माइनस 8 की। ओके, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके लिए 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, इनका सम और अंडर रूट, ये बन जाएगा अंडर रूट 116। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हमारे पास क्या रूल होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए ये मॉडुलस, और हम इसे डिवाइड कर देंगे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से। ओके, A2 माइनस A1 हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं, ये वाली वैल्यू, और ये है B1 क्रॉस B2 की। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी 4i प्लस 6j प्लस 8k। A2 माइनस A1, ये देखिए 4i प्लस 6j प्लस 8k, और B1 क्रॉस B2 की वैल्यू में सिर्फ ये माइनस ही है। ओके, डॉट प्रोडक्ट माइनस 4i माइनस 6j माइनस 8k, और जो ये है ये वैल्यू है अंडर रूट 116। ओके, मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 16 माइनस 36 माइनस 64, इसका मॉडुलस डिवाइडेड बाय अंडर रूट 116। माइनस तो फिनिश हो जाएगा क्योंकि ये मॉडुलस इसीलिए हमने लगाया था। इनका सम 116 अंडर रूट। अब न्यूमरेटर में अंडर रूट वाली टर्म बच जाएगी, अंडर रूट वाली ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। इसे हम 2 अंडर रूट 29 भी लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन फिनिश। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइन्स। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हमें लाइन का पासिंग पॉइंट दे रखा है तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हमारे पास ये a की वैल्यू आ चुकी। ओके, हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बनाएंगे, इसलिए हम लिखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 माइनस 2 माइनस 3 इज x माइनस 1 y प्लस 2, साइन चेंज करना है याद रखना, z प्लस 3। अब हमें इन सब को डिवाइड करना है a b c यानी डायरेक्शन रेशोज से, और बीच में लगा देना इक्वल, इसे बना देना फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब ये लाइन परपेंडिकुलर है टू लाइंस के। इट इज परपेंडिकुलर टू, ये दोनों लाइंस हम लिख लेते हैं। कौन कौन सी? x माइनस 1 बाई 1, y माइनस 2 बाई माइनस 1, z माइनस 1 बाई 3 एंड x माइनस 2 बाई 2, y प्लस 1 बाई 1 और z प्लस 1 बाई 2। अगर ये फर्स्ट लाइन इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो क्या होना चाहिए? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू 0। सो ये देखिए आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। ध्यान से देखना, a की और 1 की क्या मल्टीप्लाई होगी? a, b और माइनस 1 की माइनस b, c और 3 की प्लस 3c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपने कौन सा रूल यूज़ किया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन अब हम इसको भी यूज़ करेंगे, यानी 2a प्लस b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। a b
सी। ए के डिवाइड में क्या लिखा जाएगा, ए को आप छुपा लीजिए, बी और सी के कोफिशिएंट्स लिखने हैं, यानी -1 3 1 2। अब बी के लिए बी छुप जाएगा, ए का कोफिशिएंट 1 है और सी का 3, यहाँ पर 2 और ये 2, ये वाले 1 3 2 2। ओके। सी के लिए सी वाले नहीं लिखने, बाकी ये लिखे जाएंगे ए और बी वाले, यानी 1 -1 2 और 1। ओके। अब एरो का निशान आप बस ऐसे याद कर लें, यहाँ से हमारे पास ए बी सी की वैल्यूज आ जाएंगी, यानी -2 प्लस 3 नहीं -3 सब्ट्रैक्ट करना है हमें। और पहले ये वाली वैल्यू लिखनी है जो हमने एरो लगाया है, 6 - 2। अब ये वाली वैल्यू 1, और पहले से ही माइनस है तो क्या बन जाएगा, +1 + 2, यानी ए के डिवाइड में है माइनस का 5, बी के डिवाइड में 4 और सी के डिवाइड में 3। यहाँ से मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशोज आ चुकी हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन डायरेक्शन रेशोज को वेक्टर इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं सीधा। ओके, या फिर आप फर्स्ट इक्वेशन में ए बी और सी के प्लेस पर पुट कर दें और फिर उसकी वेक्टर इक्वेशन बना दें। चलिए, पुट इन इक्वेशन 1, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, x - 1 / -5, y + 2 / 4 और z + 3 / 3। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। वेक्टर इक्वेशन इज, कैसे बनेगी वेक्टर इक्वेशन, r = a + λb। ए क्या होता है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट कहाँ है, यहाँ, लेकिन साइन चेंज कर देना, i - 2j - 3k। ओके, प्लस लैम्डा, बी लिखना है, ये रहा बी, -5i + 4j + 3k। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, find the area under the given curve this and lines x = 1 2 and x axis। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व। ओके, ये वैसे तो पैराबोला है, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ओपन होगा। अगर कभी आपको ना पता लगे कि कोई कर्व किस शेप का होगा, तो आप टेबल बना लें सिंपल सी। ओके, ये पैराबोला इस टाइप से आ जाएगा। अब देखिए, अदरवाइज आप यहाँ पर टेबल भी बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगी टेबल। कर्व के अंदर 2 से ज़्यादा पॉइंट पुट करने होते हैं। अगर आपने x को 0 लिया तो y 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमें ये एक्सिस दे रखी हैं, x = 1, x = 2, तो यही वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x के प्लेस पर अगर आपने 1 लिखा तो y 1, x के प्लेस पर 2 लिखा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, यानी यहाँ पर हमारे पास x = 1, ये लाइन भी हमें ड्रॉ करनी है, x = 2 वाली लाइन भी ड्रॉ होगी। ओके, इन्हें हम लिख देते हैं x = ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ओके, यहाँ पर बस आपको लिखना है कि ये लाइन है x = 1, ये लाइन है x = 2 और ये कर्व है। अब इन तीनों कंडीशंस को पूरा करने वाला शेडेड एरिया कौन सा बनेगा, वो शेडेड एरिया आएगा ये। ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, अगर हम इसे a b c और d बना दें तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, a के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं हम। a पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू है 1 और यहाँ वैल्यू है 2। a के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0, b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 2 0, c के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ये लाइन x = 2 है, यहाँ पर जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 4, यानी c के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 2 4।
डी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 है, डी के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1 1। रिक्वायर्ड एरिया जहाँ पर शेड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिमिट जाएगी 1 से लेकर 2 तक, ओके। और वाई डी एक्स, इंटीग्रेशन 1 से 2 वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वेयर। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करेंगे 1 से लेकर 2 तक। 1/3 को आप साइड में लिख लें और 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1/3, 8 माइनस 1 की वैल्यू 7। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये इलिप्स का एक क्वेश्चन है, हमें इसका एरिया बताना है। देखिए ध्यान से, ये मैंने पहले लिख दी इलिप्स की इक्वेशन। जो वैल्यू बड़ी होती है वो वैल्यू ए की होती है, फर्क सिर्फ इतना होता है अगर वो वैल्यू वाई के डिनोमिनेटर में है तो इलिप्स की जो शेप होगी वो सिमेट्रिकल होगी वाई एक्सिस के, ओके। यानी एलिप्स कुछ इस तरह से आएगा। अब यहां पर ए स्क्वेयर की वैल्यू है 9, तो ए की वैल्यू ±3, यानी यहां पर 3 और यहां पर -3। ये 4, ये वैल्यू किसकी है, छोटी वैल्यू बी की होती है, बी स्क्वेयर की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू आ गई ±2, यानी यहां पर 2 और ये वाला -2। शेडेड एरिया कौन सा बनेगा, शेडेड एरिया बनेगा ये वाला, ये कंप्लीट। हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करें, हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे जिसकी लिमिट 0 से 2 तक जाएगी और फिर उसका 4 टाइम्स कर देंगे, ओके। लेकिन उसके लिए हमें पहले इस गिवन स्टेटमेंट से y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। कैसे कैलकुलेट करें, y²/9 को यहीं रखो और x²/4 को ले जाओ दूसरी तरफ। अब यहाँ से 9 डिवाइड में है, ये तो चला गया मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर आपने 4 ले लिया एलसीएम। y की वैल्यू आ जाएगी √9 4 - x² डिवाइडेड बाय 4। 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का 2 और 4 - x² एज इट इज, ये आ गई y की वैल्यू। रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स लिमिट 0 से 2 तक वाई डी एक्स, और y की ये वैल्यू हम कैलकुलेट करके आ चुके हैं। y की वैल्यू है 3/2 √4 - x² dx। ये 2 इस 4 को कैंसिल कर देगा, यानी 3 2 ज़ा 6। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है 4 - x² dx का, √a² - x² dx। इसके इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इसके इंटीग्रेशन का रूल होता है x/2 स्टेटमेंट एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है इसके इंटीग्रेशन का, ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे, 6 एज इट इज, x/2 फिर स्टेटमेंट एज इट इज यानी 4 - x² प्लस a² की वैल्यू क्या है 4, 4/2 साइन इनवर्स x/a। a का मतलब 2, अगर a² 4 है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी, लिमिट जाएगी 0 से 2, ओके। अपर लिमिट आप पुट करेंगे, x के प्लेस पर आपने 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, ये सारी वैल्यू 0। यहाँ पर आप 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 2 ज़ा 4 साइन इनवर्स x के प्लेस पे 2 लिख दिया। अब हमें 0 को लिखकर x के प्लेस पर उसे सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ आपने 0 लिखा, ये सारी वैल्यू फिनिश, यहाँ 0 लिखा, ये भी वैल्यू फिनिश, यानी आगे और कोई भी टर्म नहीं आएगी। 2 से 2 कट हो गया, साइन इनवर्स 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन π/2, ओके। साइन और साइन इनवर्स भी कैंसिल, हमें सिर्फ π/2 मिला,
2 से 2 कट हो गया और एरिया क्या बना 2 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, ये एलपीपी का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है इस जेड को और ये हमारे पास कंडीशंस हैं। देखिए सबसे पहले हम ये इनइक्वालिटीज लिखेंगे, इन्हें इक्वालिटी बनाएंगे ऐसे ताकि हम टेबल ड्रॉ करें। x की वैल्यू अगर आपने 0 ले ली तो x तो फिनिश हो गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। अगर आपने y को 0 लिया तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। सेकंड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, x0 तो y 60, y0 तो x 60। थर्ड में देखिए x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ पर x को 0 लिया तो y 0 और y को 0 लिया तो x 0, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो हमें यहाँ पर कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर हम y को 20 ले लेते हैं ताकि x की वैल्यू कितनी मिल जाए हमें 40। अब हमें ग्राफ बनाना है जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे और उसके बाद शेडेड एरिया फाइंड करेंगे। ओके, ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, 0 60 और 120 0, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पर हैं? 0 60 का क्या मतलब है y की वैल्यू 60 और 120 0 का मतलब है x की वैल्यू 120। यानी ये है फर्स्ट लाइन का ग्राफ। यहाँ पर हम लिख देते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। ओके, सिमिलरली जो सेकेंड लाइन है ये आपको 60 को मिलाना है, ये 60 है और दूसरा 60 ये रहा। यहाँ भी हम लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये जो बच गया ये है थर्ड लाइन। 0 0 का मतलब है लाइन ओरिजिन से पास करेगी, y 20 और x 40, x की वैल्यू 40 और y की 20 यहाँ पर है। तो ओरिजिन और इसको मिलाते हुए हमने जो ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन आ गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 की। ओके, अब आती है शेडेड एरिया की बात। शेडेड एरिया के लिए हमें क्या करना है? फर्स्ट लाइन में क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू, यानी इससे लेस होगा। सेकेंड लाइन में ग्रेटर, इससे ग्रेटर होगा। और ये थर्ड लाइन, इस थर्ड लाइन में यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरफ आएगा, लेकिन अगर कभी आपको ये पता ना लगे कि आपको कौन सा पॉइंट लेना है, आपको इस लाइन के राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है, तो बड़ी ही सिंपल सी ट्रिक है। इनइक्वालिटी में एक तरफ का कोई भी पॉइंट प्लॉट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 40 इसमें पुट करी। देखिए यहाँ पर इस लाइन में x के प्लेस पर आप 40 ले लीजिए, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0, यानी 40 माइनस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू तो फिनिश हो गई। 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स? अगर ये ट्रू है तो आपको इस पॉइंट की तरफ आना है, यानी इस साइड। तो शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा हमारे पास? ये वाला। ओके, और अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से बनेंगे? देखिए ध्यान से, ये वाला पॉइंट A, ये B, ये C और D। इसमें से हमारे पास A, B और D के कोऑर्डिनेट्स तो हैं लेकिन C के नहीं है। C के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे? जिन दो लाइंस का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उन दोनों को हम सिंप्लीफाई करके C के कोऑर्डिनेट्स ले आएंगे। ओके, चलिए पहले हम A के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। A B C D, A B C D is feasible region। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 60 0, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 120 0, C के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, दोनों इक्वेशंस हम लिख लेंगे। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, ये दोनों टर्म्स कैंसिल। 2x की वैल्यू अगर 120 है तो x की वैल्यू 60 हो गई और x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें
y की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। ओके, ये आ गए c के कोऑर्डिनेट्स 60 30। और d के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास? d के कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ये जो हमने प्लॉट किया था, ये पॉइंट 40 20। अगर आपको ये पॉइंट ना पता लगे होते तो हम क्या करते, जैसे हमने सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं वैसे ही हम डी के कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लेते। ओके, अब हमें बनानी है एक छोटी सी टेबल जिसमें हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, एक तरफ हम लिखेंगे z, वैल्यू ऑफ z, कि z की क्या वैल्यू होगी। z है क्या हमारे पास? 5x + 10y। ओके, कॉर्नर पॉइंट्स में मैंने सबसे पहले लिखा a के कोऑर्डिनेट्स हैं 60 0। जब आप x के प्लेस पर 60 और y के प्लेस पर 0 लिखेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 120 0, वैल्यू आ जाएगी 600। c के कोऑर्डिनेट्स हैं 60 30, वैल्यू अगेन 600। और d के कोऑर्डिनेट्स हैं 40 20, वैल्यू मिलेगी हमें 400। क्योंकि हमें z को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई? मैक्सिमम। हमें 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमम मिला है और ये है मिनिमम। ओके, लास्ट में आप लिख देंगे सो z हैज़ मिनिमम वैल्यू एट 60 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ कहाँ? 120 0 एंड 60 30। इसी के साथ ये सेक्शन डी फिनिश हो गया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।